नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। छत्तीसगढ़ के जिले सूरजपुर के कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रणवीर शर्मा को लॉकडाउन के दौरान दवा लेने के लिए बाजार गए एक नौजवान को थप्पड़ मारने की पादाश में वजीर आला भूपेश बघेल ने फौरी असर से ओहदे से बरतरफ कर दिया है। डीएम की तरफ से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर नोटिस लेते हुए भूपेश बघेल ने यह कार्रवाई की है। वजीर आला भूपेश बघेल ने नौजवान और उसके अहले खाना से माजरत भी की है। रणवीर शर्मा के मकाम पर आईएएस गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर का नया जिला मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया है। वजीर आला भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि सोशल मीडिया के जरिए सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा की तरफ से एक नौजवान से बदसलूकी का मामला मेरे इल्म में आया। ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिले मजम्मत वाकया है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की करतूत कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। कलेक्टर रणवीर शर्मा को फौरी असर से बरतरफ करने के अहकाम सादिर कर दिए हैं। अपने दूसरे ट्वीट में भूपेश बघेल ने लिखा कि किसी भी ओहदेदार की इंतजामी जिंदगी में इस तरह का अंदाज कबूल नहीं किया जा सकता। इस वाकये से मुझ में गम गुस्सा है। मैं इस नौजवान और उसके अहले खाना से माजरत ख्वाह हूं। वजीर आला ने हुक्म भी दिया है कि उस नौजवान का जो मोबाइल फोन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तोड़ दिया, उसे एक नया मोबाइल फोन दिलवाया जाए। ख्याल रहे कि हफ्ते के रोज लॉकडाउन के दौरान दोपहर के वक्त एक नौजवान दवाई का पर्चा लेकर दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था। इसी दरमियान कलेक्टर रणवीर शर्मा अपनी फोर्स के साथ लॉकडाउन का मायना करने के लिए निकले। सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त देखकर वो आग बगोला हो गए। कलेक्टर की नजर अचानक एक नौजवान पर पड़ी। अपने साथ चल रही हिफाजती अहलकारों से कहकर उन्होंने नौजवान को रुकवा लिया और नौजवान को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इस दौरान नौजवान अपनी दवाई का पर्चा भी दिखाता रहा, लेकिन कलेक्टर ने एक नहीं सुनी और उसका मोबाइल भी छीनकर जमीन पर पटक दिया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताहम बाद में कलेक्टर ने अपने किए पर माफी मांगी, लेकिन हुकूमत को उनकी यह हरकत नागवार गुजरी और वजीर आला भूपेश बघेल ने उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमन मित्तल नाम है मेरा। जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरी दादी अस्पताल में एडमिट है, कोविड सेंटर में है। तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए भैया को लेके गया था लैब से। तो वो ब्लड लेके आए और वहाँ मैं रुका और उनको पैसा वैसा दिया और उनका जो जो जांच डॉक्टर लिखे थे वो दे के और मैं आ रहा था। इतना में आते समय कलेक्टर साहब लोग वहाँ पे रोके, सबको रुकवा रहे थे। तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया। उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके। तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिए मेरे को। और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए, और चाबी ले लिए बाइक का और मोबाइल एकदम तोड़ दिए पूरा। क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो अब किसके पास जा सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमन मित्तल नाम है मेरा। जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरी दादी अस्पताल में एडमिट है, कोविड सेंटर में है। तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए भैया को लेके गया था। यह मामला था छत्तीसगढ़ का, जहां एक आम आदमी को थप्पड़ मारने पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। ये तस्वीरें हैं हैदराबाद की, जहां साइबराबाद कमिश्नर वीसी सजनार के कहने पर या उनकी मौजूदगी में एक फूड डिलीवरी बॉय की पिटाई की जा रही है। एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि टास्क फोर्स के जवानों ने एक गाड़ी को रोक दिया, शायद इसलिए कि उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहनी थी। लेकिन जिस जवान ने गाड़ी रोकी और लाठी से उस लड़के को पीटा, वो खुद बिना फेस मास्क के था। इस लड़के से गाड़ी छीनकर वही टास्क फोर्स का जवान बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हुए उस लड़के के सामने से गुजर जाता है। ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे। यहां ऐसा इसलिए है
क्योंकि शायद यहां अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का कोई तस्वुर नहीं है। कौन पूछने वाला है? लिहाजा सख्त लॉकडाउन के नाम पर शहर की आवाम को जलील करना और उनकी पिटाई करना कुछ पुलिस एहलकारों का शौक बन गया है। आज तेलंगाना में लॉकडाउन का 12वां दिन था और सख्त लॉकडाउन का दूसरा दिन, लेकिन कल के मुकाबले आज पुलिस ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आई। कल देर रात 12:30 बजे डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने एक ट्वीट करते हुए इत्तला दी कि उन्होंने हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जरूरी खिदमात बशमूल फूड डिलीवरी में हफ्ते के रोज आई रुकावटों को लेकर बातचीत की और इन खिदमात की बहाली को यकीनी बनाने के अहकाम दिए। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि डीजीपी मान रहे हैं कि कल हैदराबाद की सड़कों पे जो कुछ हुआ वो गलत था। जब रियासती हुकूमत ने वाज़े तौर पर फूड डिलीवरी की इजाजत दी थी, तब स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज की गाड़ियां जब्त करने और कुछ लड़कों की पिटाई करना क्या गलत नहीं था? हम सब जानते हैं कि पुलिस वाले कभी अपनी गलती नहीं मानते और ना ही सॉरी कहते हैं, लेकिन कम से कम वो इतना तो कर सकते हैं कि डिलीवरी बॉयज की जब्त की गई गाड़ियों को बिना चालान के वापस कर दें। रियासती हुकूमत इस सिलसिले में कोई हुक्म जारी करे ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि कल हमने देखा कि 3 बड़े मिनिस्टर्स पुलिस के सामने बेबस नजर आए। हद तो ये हो गई कि रियासती वजीर, वजीर आला के फर्जंद और बरसर इख्तिदार पार्टी टीआरएस के कारगुजार सदर होने के बावजूद के तारक रामाराव को डीजीपी से ट्विटर पर अपील करनी पड़ी और डीजीपी ने उनकी अपील का जवाब भी ट्वीट के जरिए दिया। वजीर आला चंद्रशेखर राव फिलहाल कोई और मसरूफियात में मशगूल हैं। उन्होंने आज साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के फर्जंद के खिलाफ अराजी पर कब्जे की तहकीकात का हुक्म दिया, तो शायद हो सकता है कि कल के जो वाकयात हुए उसका वजीर आला ने अभी नोट भी नहीं लिया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों की राय के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन अगले पीर यानी 31 मई की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा और पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन उन्हें यकीन है कि इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब लोगों से इस मामले के बारे में पूछा गया तो लोगों ने कहा कि लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लिहाजा हुकूमत ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। अगर इसी तरह कोरोना के मामले के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 मई से अनलॉक का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अवाम को वैक्सीन लगवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अगर सबको वैक्सीन लगा दी गई तो कोरोना की तीसरी लहर से बच जाएंगे। हुकूमत दिल्ली की अवाम के लिए वैक्सीन पर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के नज़्मो ज़ब्त और सख्त मेहनत की वजह से 1 माह के लॉकडाउन के बाद कोरोना कंट्रोल में नजर होता आ रहा है। अप्रैल में एक वक्त था जब इन्फेक्शन की शरह 36% तक जा पहुंची थी, अब इन्फेक्शन की शरह 2.5% हो गई है। संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे, 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर, 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। पिछले 1 महीने में कई सारी समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलकर, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलकर निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है
मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले 1 महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्स पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतवार के रोज एक बार फिर रिकॉर्ड की नई सतह पर आ गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों और हैदराबाद में आज पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो गया। 18 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 88 पैसे 96 रुपीज 88 पैसा फी लीटर हो गई, जबकि डीजल में 29 पैसे का इजाफा हुआ। उसके बाद इसकी कीमत 91 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। आसाम राइफल्स और आसाम पुलिस ने इतवार के रोज ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी डीएनएलए के 7 दहशतगर्दों को मार गिराया। मुठभेड़ नागालैंड की सरहद से जुड़े वेस्ट कार्बी आंगलोग जिले में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां डीएनएलए के दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने गोलाबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। इन दहशतगर्दों के 2 साथी मुठभेड़ में शदीद रूप से घायल हुए, जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद और 4 AK-47 बरामद की गई हैं। तूफान ताउते के बाद अब मुल्क पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। महकमे मौसमियात ने इसके बहुत संगीन तूफान में बदलने का अंदेशा जताया है। यह 26 मई को ओडिशा और वेस्ट बंगाल के साहिल से टकरा सकता है। इसी के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत 14 डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों के साथ इजलास किया। इस दौरान उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू किया। वजीर आजम ने अहकाम दिए कि रियासतों के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम किया जाए और हाई रिस्क वाले इलाकों से लोगों को सही सलामत निकालने के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि तूफान की वजह से पावर और कम्युनिकेशन आउटेज का मसला हल किया जाए, इस पर काम किया जाए, इसे जल्द से जल्द बहाल करने का इंतजाम किया जाए। वजीर आजम ने अहदेदारों से रियासती हुकूमतों के साथ मुनासिब तालमेल और प्लानिंग के तहत काम करने के लिए कहा। The low pressure area has intensified into depression today, and it is expected to intensify further to become a cyclone storm tomorrow morning. It will gradually move north-northwestwards and intensify into a very severe cyclone storm by 25th evening. It will cross North Odisha, West Bengal coast as a very severe cyclone storm with a wind speed of 155 to 165 kmph, gusting 185 kmph during evening of 26th between Paradip and Sagar Island. So due to this, we have issued fisherman warning, boat warning, warning for the navigation, warning for the aviation, and also warning to all the districts which are likely to be affected in North Odisha and West Bengal. We have the warning for heavy rainfall, warning for हालिया इसराइली फिजाई हमलों में 265 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें से जायद मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों में कई कसीर मंजिला इमारतें जमीबोस हो गई, लेकिन इन हमलों में ऐसी बिल्डिंग्स भी तबाह हुई जिसका असर आज भी गाजा में शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गाजा की पट्टी पर इसराइल की हालिया जारहियत के नतीजे में कम से कम 8 लाख मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक गाजा पर इस्राएली फौज की तबाहकुन बमबारी के नतीजे में फलस्तीनी इलाके का पानी की सप्लाई का 50% निज़ाम नाकारा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने हफ्ते के रोज़ गाजा की तामीरात आमा और मकानात की वजारत के हवाले से बताया कि इसराइली फौज के 11 रोज़ तक तबाहकुन फिज़ाई हमलों में 17,000 मकानात और तिजारती यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए या उन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद बताया कि उनमें से 769 मकानात और तिजारती यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। 258 इमारतों में 1042 यूनिट्स तबाह हुए हैं और 14,538 मकानों या तिजारती इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की कोशिशों और मिस्र की सालिसी के नतीजे में इसराइल और हमास के दरमियान जुमे को जंगबंदी हुई थी। इसराइली फौज की फिजाई बमबारी में कम से कम 250 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, उनमें 66 कमसिन बच्चे शामिल हैं। इस जंग के नतीजे में पहले से तबाहाल और महसूर गाजा के मकीनों की मुश्किलात और बढ़ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है कि 10 मई के बाद गाजा पर इसराइल के हमलों में
53 तालीमी इदारे, 6 अस्पताल और 11 बुनियादी मराकज़ सेहत मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। इसराइल के तेल अवीव में हजारों अफराद फलस्तीन के साथ अमन की हिमायत के लिए जमा हुए। इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने इतवार के रोज इसकी इतला दी। रैली का इनेकाद इंसानी हुकूक की तंजीम शालोम एशिव यानी पैसन ओ ने किया। ये तंजीम फलस्तीन इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करती है। तंजीम ने ट्विटर पर लिखा कि तेल अवीव में हजारों अफराद ने मसावात, अमन और फलस्तीनी और यहूदी शराकत की हिमायत की। इसराइल फलस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया फिक्रमंद रही। अमन बहाली की सबसे ज्यादा आवाजें मुस्लिम मुल्कों की तरफ से आ रही थी, लेकिन यह भी सच है कि यह सब जुबानी जमा खर्च साबित होती रही। इन सब के बीच इस्लामी मुल्कों की एक तंजीम की काफी चर्चा हुई। इसके नाम में तो दम दिखता है लेकिन काम में नहीं। नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आमतौर पर इसे OIC कहा जाता है, लेकिन इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अरब मुल्कों के अरबों पेट्रो डॉलर्स पर पलने वाली ये तंजीम अभी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर पाई। क्यों फिलिस्तीनी मजलूम और मजबूर इजरायलियों के हाथों मारे जाते रहे हैं। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद में 1971 में OIC का क़याम अमल में आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इसराइल के साये से आजाद कराना था। शुरुआत 30 मुल्कों से हुई थी। आज 57 मुल्क इसके मेंबर हैं। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो वजूहात हैं। पहली, मुसलमानों के दो मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना सऊदी में है। दूसरी, माशी तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क सऊदी के आसपास भी नहीं दिखता। 50 साल से ज्यादा हुए OIC को बने हुए ये इसराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक मिसाल से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इसराइल को मिला। 8% यरूशलेम के हिस्से आया। UNO की सरपरस्ती में यह हिस्सा था। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इसराइल हड़प कर चुका है। सवाल यह है कि इस बीच क्या करता रहा OIC। खलीजी ममालिक कहें, अरब ममालिक कहें या फिर गल्फ स्टेट्स, OIC पर असल दबदबा तो उन्हीं का रहा। और ये है कि अगर हम देखें तो ज्यादातर मुल्कों में बादशाही है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान हुक्मरानी करता रहा है। सऊदी अरब की ही अगर बात कर लें तो यहां का शाही खानदान अपनी हिफाजत को ही लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 साल से यहां अमरीकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए यह मगरबी मुल्कों पर मुनहसिर है। शिया मेजॉरिटी वाले ईरान से खतरा बना रहता है। सऊदी अरब की खामोशी की एक ही वजह है, सिर्फ अपना मफाद देखना। दुनिया के हर अमीर मुल्क में शाही खानदान या यहां के लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका और यूरोप में प्रॉपर्टीज है, सिर्फ सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पर ही मुनहसर है, क्योंकि बिना उसके इनका गुजारा भी नहीं है। लगभग यही हाल UAE और दूसरे अरब मुल्कों का है। OIC इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर ने अपने मफाद सामने रखे। ये इकोनॉमिक भी है और डिप्लोमेटिक भी है। आप तुर्की को ही ले लीजिए। इसराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन है। जब इस्लाम से मुतालिक कोई मुद्दा उठता है तो कभी डिप्लोमेट को वापस बुला लेते हैं तो कभी बयानबाजी करके चुप हो जाते हैं, लेकिन अपने मफाद को तुर्की हमेशा आगे रखता है। सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। समझदार मुल्क बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इसराइल के बीच 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन का था। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर 2019 में एक अलग इस्लामिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी। इसके जरिए वो OIC को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब और UAE ने फटकार लगाई तो ये गुब्बारा फट गया। दरअसल तुर्की बहुत चालाकी से काम करता है। वो पाकिस्तान को लफाजी करने के लिए आगे कर देता है, लेकिन खुद इसराइल और अमेरिका से हर तरह के रिलेशंस बनाए रखता है। नॉर्मल रियासतें ऐसे ही बर्ताव करती हैं, वो अपने मफाद देखती हैं। सऊदी या दूसरे मुस्लिम मुल्क भी यही करते हैं। वो भी पैगंबर को दिल में रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मजहब के नाम पर अपने ही मुल्क में आग लगा देते हैं। तुर्की में तो पाकिस्तानियों को रोजगार मिलता नहीं है, जबकि सऊदी और UAE में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। लिहाजा ये OIC को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकते।
सिर्फ 4 महीने पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान पर इसराइल को रिकॉग्नाइज करने का दबाव डाल रहे हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने एक मुल्क के तौर पर अब तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इमरान ने कई बार पूछे जाने के बाद भी इन मुल्कों के नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन हर कोई समझ गया कि यह मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन है। यही मुल्क पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाते रहे हैं। सऊदी अरब के इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2020 में बताया था कि वो दूसरे अरब या मुस्लिम मुल्कों पर इसराइल को रिकॉग्निशन देने का दबाव डाल रहा है। तब के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें साथ दिया था और अब्राहम एकॉर्ड के जरिए यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात तो 1949 से हैं। देर सवेर कुछ और मुस्लिम मुल्क भी यही करेंगे। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक अहम खुलासा किया था। इसके मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट जेट के जरिए सऊदी अरब के शहर नियोम गए। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी थे। नेतन्याहू वहां 5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तब के अमरीकी वजीर दाखिला माइक पॉम्पियो भी मौजूद थे। ट्रैवल रिकॉर्ड से इस सफर की तस्दीक भी हुई। हालांकि इसराइल या सऊदी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन यह तय हो गया था कि कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। इसराइल फलस्तीनी जंग इस बार 11 दिन चली। अब सीज फायर का ऐलान हुआ है। इस दौरान ओआईसी बयान और मजम्मत करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जबकि यह यूएन के बाद सबसे बड़ी आलमी तंजीम है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के खिलाफ लगाए गए रेजोल्यूशन को अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो करके इसराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती फिर जाहिर कर दी। इस खबर का लब्बो-लुबाब यह है कि सीज फायर अमेरिकी कोशिशों के बाद हुआ। ओआईसी के बूते का कुछ नजर नहीं आया। पहले की तरह अब भी अरब मुल्क अपने मफाद देखते और साधते रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की चीखते चीखते हाँफ जाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या तब तक मासूम फिलिस्तीनी इसराइली हमलों का शिकार बनते रहेंगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में भी कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में 5,65,635 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इस दौरान 10,553 लोगों की मौत भी हुई। मई के महीने में यह तीसरा मौका है जब नए मुतासरीन का आंकड़ा 6 लाख के नीचे पहुंचा। इससे पहले 16 मई को 5,48,000 और 17 मई को 5,38,000 केसेस आए थे। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 करोड़ 79 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 56 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। हफ्ते के रोज यानी पिछले 24 घंटों में मुल्क में 2,40,766 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क में 35 दिन बाद नए मुतासरीन का आंकड़ा 2.5 लाख के नीचे रहा। इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,002 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। हालांकि वबा की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब भी तशवीश का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना की वजह से 3,736 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,54,825 लोग ठीक भी हुए। इस तरह मुल्क में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,17,877 की गिरावट देखी गई। फिलहाल मुल्क में 28,403 कोरोना मुतासरीन का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में काबिल लिहाज कमी देखी जा रही है। इतवार की शाम 5:30 बजे तक रियासत तेलंगाना में 2,242 नए कोरोना मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 19 अफराद की मौत हुई। इस बीमारी से 4,693 अफराद को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। ताज़ा तरीन केसों के साथ रियासत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,53,277 हो चुकी है। इनमें से एक्टिव केसेस की तादाद यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 40,489 है। रियासत में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 3,125 अफराद हलाक हो चुके हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 343 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के उफान के बाद अब इसमें कमी देखी जा रही है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ दिनों बाद
मुल्क तीसरी वेव से मुतासिर हो सकता है। तीसरी वेव की जद में मुल्क की 35% तक की आबादी आ सकती है। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होंगे। ऐसे अंदेशों के बीच नेशनल चिल्ड्रंस राइट कमीशन ने रियासतों से एक हफ्ते के अंदर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े कमीशन में जमा करने के अहकाम दिए हैं। कमीशन की सदर प्रियंक कानूनगो ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, ये सेकेंड वेव में सामने आ गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत से भी बड़ी दिक्कत यह है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से चालू हालत में नहीं है। इसकी अहम वजह मेडिकल सिस्टम में टेक्नीशियंस की भारी किल्लत का होना है और लापरवाह रवैया है। सेकेंड वेव के दौरान कई ऐसे मामले खुलकर सामने आए हैं जब वेंटिलेटर रियासतों में धूल फांकते नजर आए। कुछ वेंटिलेटर मरम्मत के वजह से बेकार पड़े रहे। वो कहते हैं कि इसलिए हमने एहतियात के साथ रियासतों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े मांगे हैं, जिससे जरूरत के वक्त बहानेबाजी की गुंजाइश ना रहे। रियासतें अलर्ट हो जाएं और अभी से हम मरकजी हुकूमत को ये बता सकें कि किस रियासत में क्या हालत है, किसको कितनी मदद की जरूरत है। कोरोना वबा के खौफ के बीच इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वाकयात अक्सर सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके उलट एक अच्छी सोच रखने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में एक ऐसा मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग खातून की मौत के बाद उसके आखिरी सफर के वक्त यानी क्रियाक्रम के वक्त कंधों की कमी पड़ गई थी। गांव के लोगों ने अपने पैर पीछे हटा लिए तो फिर एक स्पोर्ट्स ट्रेनर आगे आए। 40 किलोमीटर दूर से पहुंचे इन वॉलंटियर्स ने लाश को 1 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया। हालांकि मजबूरन लाश को डंडे से लटकाना पड़ा। इनकी मदद के बाद अफराद खानदान की उस खानदान की खवातीन सामने आई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धर्मपुर के संधोल की एक बुजुर्ग खातून गवाल गांव में अपनी बेटी के घर गई हुई थी। इस बीच बेटी कोरोना से मुतासिर हो गई और हफ्ते के रोज बुजुर्ग खातून की मौत हो गई। बुजुर्ग खातून की मौत पर गांव गवाल का कोई भी शख्स उसके अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया, जबकि खातून कोरोना से मुतासिर नहीं थी। इंतजामिया को इस बात का पता चला तो अफसरों ने एथलेटिक सेंटर के खेल जो स्पोर्ट्स ट्रेनर है गोपाल ठाकुर, उनसे राब्ता किया। उन्होंने अपने सेंटर को 2 खिलाड़ियों समेत सुमित और विशाल के साथ ग्वाल गांव पहुंचकर लाश को डंडों के सहारे बांधकर सड़क तक पहुंचाया। वहां खातून के अफराद खानदान उसे आखिरी रसूमात के लिए ले गए। हैरानी इस बात की है कि स्पोर्ट्स ट्रेनर ठाकुर और उनके 2 साथी 40 किलोमीटर दूर गवाल गांव पहुंचे, लेकिन उसी गांव के लोग लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे। कई और वीडियोस भी सामने आए जहां कोविड से मरने वालों के साथ उनकी लाशों के साथ बहुत बदसलूकी की गई। कहीं लाश को ऑटो रिक्शा में ले जाना पड़ा, कहीं साइकिल रिक्शा में, कहीं ठेला बंडी में, तो कहीं एक बाप को अपने बच्चे की लाश को अपने कांधों पर डाल के ले जाना पड़ा। एक मध्य प्रदेश का वीडियो भी सामने आया था जहां लाश को इस तरह रखा गया था कि वो एम्बुलेंस से गिर गई और फिर बाद में उसको वापस दोबारा एम्बुलेंस पर रखा गया। मुल्क के मारूफ तिब्बी इदारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने योग गुरु बाबा रामदेव को उनके एलोपैथी के खिलाफ दिए गए मुबैना बयानबाजी पर कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो में रामदेव मुबैना तौर पर एलोपैथी को गैर साइंसी पैथी के तौर पर पेश कर रहे हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रामदेव ने मुबैना तौर पर कहा था कि एलोपैथी बेवकूफ़ी की साइंस है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने रेमडेसिविर, फेविफ्लू और दीगर अद्वियात को जो मंजूरी दी हुई है वो कोरोना के इलाज में नाकाम साबित हुई है। इससे कबल रामदेव के ताल्लुक से बयान आया था जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर जदीद तिब पर अमल करने वालों को खातिल कहा था। नाज़रीन, आज की खास बात में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।